नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स यानी कि पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस की। इसी श्रृंखला में हमारा ये जो है पांचवा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमारे जो है 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है? तो ऑप्शन हमारे पास गामक अक्षमता, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया और डिसग्राफिया। देखिए, अधिगम अक्षमता के बारे में हमसे पूछा गया है। तो अधिगम अक्षमता की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सीखने की क्षमता या अनुपस्थिति से है, जिसमें जो बालक है शब्दों को बोलने, समझने या पढ़ने में, इसके अलावा अंक गणितीय संक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करते हैं गामक अक्षमता की, तो इसमें जो बालक है लिखने और चित्रांकन में यानी कि चित्रों से संबंधित कठिनाई महसूस करता है। डिसकैलकुलिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो भी गणितीय सूत्र है, सिद्धांत है, नियम है, गणितीय संक्रिय है, उनको समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो हमारा जो आंसर है डिसकैलकुलिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गणितीय कार्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। डिस्फेजिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें वाक संबंधी या बोलने संबंधी कठिनाई होती है। इसमें जो बालक है अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। डिसग्राफिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लेखन संबंधी कठिनाई होती है। इसमें जो बालक है शब्दों के जो आकार हैं उनको नहीं समझ पाता है, या तो उनको उल्टा बनाता है या फिर टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से बनाता है। तो ये डिसग्राफिया जो है लिखने संबंधित समस्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है? तो बात करें हम यदि निदानात्मक परीक्षण की, तो इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों या समस्याओं का पता लगाना, ये निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो भी समस्या है या कठिनाई है उसका क्या कारण है, उसका अन्य समस्याओं से क्या संबंध है, वो किस प्रकार की त्रुटियां करता है, ये सभी जो समस्याएं हैं हमारे पास निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। यह जानना कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, तो ये निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। यह जानना कि इन त्रुटियों का क्या कारण है, तो ये भी निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यह जानना कि क्या इन त्रुटियों का किन्हीं अन्य त्रुटियों से संबंध है, तो बिल्कुल ये भी निदानात्मक परीक्षण में शामिल है। ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि को जानने के लिए, उपलब्धि की यदि हम बात करते हैं तो ये उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, जो एक समय विशेष के या निश्चित समयांतराल के बाद में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं तो जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं हमारे पास हैं उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बात की है निदानात्मक परीक्षण के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए, कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण की अभी हमने बात की है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। उपलब्धि परीक्षण एक समय विशेष के बाद में होता है या निश्चित समयांतराल पर किया जाता है, जो अधिगम की सीमा का निर्धारण करता है कि बालक ने कितना सीखा है। इस प्रकार की जो जानकारी हमें मिल पाती है उपलब्धि परीक्षण से मिल पाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो एक अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों का टेस्ट लिया। अध्यापक ने पाया कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर हैं। यहाँ अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है? तो ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो
25% छात्र जो हैं सभी विषयों में कमज़ोर हैं। एक तरीके से जो यहाँ हमारे पास है, ये विभिन्न विषयों में एक सीमा का निर्धारण कर रहा है कि बच्चों ने कितना सीखा है, तो ये उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो हमसे पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन से है या कौन सा है। ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं तो प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण किया जाता है। कमियों का निराकरण यानी कि उपचार किया जाता है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां और दोष दूर किए जाते हैं, बिल्कुल। भाषा शिक्षण में छात्र के उच्चारण, मात्रा, लेखन, शब्दों की अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन निरंतर चलता है, तत्काल किया जाता है, निदानात्मक कार्य के पश्चात संभव है, और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो उपचारात्मक शिक्षण है कंटिन्यू चलता है, जब तक चलता है जब तक कि विद्यार्थी की त्रुटियां दूर नहीं हो जाती हैं या जो समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो जाती हैं। और ये तत्काल भी किया जाता है, जिस समय हमें विद्यार्थी की समस्या या कठिनाई का मालूम चलता है उसी समय तत्काल किया जाना चाहिए। और निदानात्मक कार्य के पश्चात ही संभव होता है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि समस्या किस प्रकार की है तब तक हम उपचार कैसे कर पाएंगे। तो ये निदानात्मक कार्य के पश्चात संभव होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है तीनों ऑप्शन राइट है, तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमसे पूछा गया है कि विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑप्शंस पर हम बात कर लेते हैं। त्रुटियों की सारणी देखकर व्यक्तिगत और सामूहिक त्रुटियों के उपचार की योजना तैयार की जा सकती है, बिल्कुल। जो भी त्रुटियां हैं उनके उपचार के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। छात्रों की अवांछनीय त्रुटियों, अवांछनीय रुचियों और दृष्टिकोण को वांछनीय रुचियों में, देखिए, अवांछनीय रुचियों को वांछनीय रुचियों में और अवांछनीय दृष्टिकोण को वांछनीय दृष्टिकोण में परिवर्तित किया जाता है। तो बिल्कुल अवांछनीय का मतलब जो है अनुचित रुचि है, और जो अनुचित दृष्टिकोण है उनको उचित रुचि और उचित दृष्टिकोण में बदला जा सकता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कमजोर छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जा सकती है, बिल्कुल। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारे पास ये जो है सारे ऑप्शन राइट हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। देखिए, शिक्षण सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण सूत्र शिक्षक के लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करते हैं, रास्ता दिखाने का यानी कि कार्य करते हैं। इनकी सहायता से जो शिक्षक है अपनी जो अधिगम सामग्री है उसको सुचारू रूप से और सही तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। तो ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल शिक्षण सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य ये भी शिक्षण सूत्र है, और सरल से जटिल ये भी हमारे पास शिक्षण सूत्र होता है। और ऑप्शन सी की यदि हम बात करते हैं तो ये अंश से पूर्ण नहीं होता, पूर्ण से अंश की ओर होता है, तो ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। देखिए, समायोजन के तरीकों की यदि हम बात करते हैं तो दो प्रकार के तरीके आते हैं हमारे पास, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकार के जो समायोजन के तरीके हैं हमारे पास चार प्रकार से होता है, जिसमें पहला बाधा का निवारण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण और निर्णय, और अन्य मार्ग खोजना। तो ये चार प्रकार प्रत्यक्ष समायोजन के होते हैं। ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो प्रक्षेपण के अंतर्गत जो व्यक्ति है अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
इस प्रकार से की जो युक्ति है प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें जो नृत्यांगना है अपने अच्छी तरीके से नहीं नाचने का जो कारण है आंगन टेढ़े को बताती हैं। और दमन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कटु अनुभूतियों अतृप्त इच्छाओं को दबा दिया जाता है, बलपूर्वक यानी कि भुला दिया जाता है अचेतन मन में। प्रतिगमन की यदि हम बात करते हैं तो जो भी वर्तमान समस्या व्यक्ति को परेशान कर रही है उससे बचने के लिए बाल्यावस्था की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति है उदाहरण के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना प्रतिगमन के अंतर्गत आता है। लक्ष्यों के प्रतिस्थापन ये जो है हमारे पास प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन तादात्मीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में समायोजन स्थापित करने के लिए अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में देता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करता है। प्रतिगमन की यदि हम बात करते हैं तो अभी हमने की भी है, जिसमें वर्तमान स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति बाल्यावस्था की तरफ या बचपन की तरफ लौट आता है। अंतःक्षेपण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो व्यक्ति है किसी दूसरे की विशेषताओं को अपने अंदर देखता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं जैसे मैं ही ईश्वर हूँ या मैं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ, इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं अंतःक्षेपण के अंतर्गत आती हैं। पृथक्करण की यदि हम बात करते हैं तो पृथक्करण में जो वर्तमान समस्या है उससे खुद को अलग कर लेना पृथक्करण के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं घर में लड़ाई झगड़ा होने पर खुद को कुछ देर के लिए अलग कर लेना, ये पृथक्करण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी तादात्मीकरण है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।